तो सर जैसा हाँ कि सर हमने डिस्कस किया था सर, सबसे पहला जो सवाल है तो वो सर आपसे यही हाँ है कि जो एक रीसेंट डीस्टेबलाइजेशन हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, अ, हाँ ये डीस्टेबलाइजेशन सर प्योरली इंटरनल है। और अभी ये टीएलपी जो है जिसने ये पहले भी इसने इस तरह का सर धरने और इस तरह का सर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट किया था, लेकिन वो आर्मी कंट्रोल था। हमने देखा था किस तरह से मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो सड़कों पे उतर के उनको नोट लिफाफे बांट रहे थे पैसों के, जब फैजाबाद धरना हुआ था। तो सर इस हाँ बार हमने देखा है कि इस बार उनको टेररिस्ट पहले डिक्लेयर किया गया, फिर उनको फिर से पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। तो सर इस तरह का जो डिस्टेबलाइजेशन इंटरनल है, अगर सर ये बढ़ता है तो भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ओ हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो तरीके लबैक पार्टी है, ये पूरी की पूरी ये जो आईएसआई की क्रिएशन है। आईएसआई ने इसको बढ़ोतरी दी, बढ़ावा दिया नवाज शरीफ का तख्ता पलटने के लिए, इमरान खान को लाने। और जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, उस टाइम पे आर्मी के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल नोट बांटते दिख रहे थे सड़कों पे। ये जो इनके जो प्रदर्शनकारी थे। अब जैसे देखिए, पाकिस्तान में अमूमन होता है फ्रैंकनस्टीन फिनोमेना। ये आर्मी खुद फ्रैंकनस्टीन खड़े करती है और वो खुद उसके कंट्रोल के बाहर हो जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये सब पाकिस्तान के खड़े किए हुए हैं। मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर साहब, इनके पितामह थे तालिबान ग्रुप के पूरे। और फिर वही उनको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने के देने पड़ गए। मेरी सोच ये है कि जब भी पाकिस्तान की फौज पे दबाव पड़ता है अमेरिका का कि वो हिंदुस्तान से बातचीत कर ले, हिंदुस्तान से अमन शांति कर ले, हमेशा दबाव पड़ता है कुछ रह रहे के अर्थों के बाद। और इस बार भी दबाव पड़ा। और जो है जो दबाव पड़ा, उसके चलते बाजवा साहब तो बिल्कुल दबाव के नीचे आ गए। उनकी कुछ कमजोरियां हैं जो अमेरिका को लगता है पता है। और वो जो आ गए दबाव में और उन्होंने शांति कर दी। तो जो पाकिस्तान के बाकी जर्नैल हैं, जो कबाल है जर्नैल का, कोर कमांडर का कोलिजियम है, उसको पसंद नहीं आई ये बात। और उन्होंने तहरीके लबैक को फिर सड़कों में छोड़ दिया। प्रॉब्लम ये हुई कि सड़कों में छोड़ तो दिया, लेकिन अब सड़कों पे से उतारना मुश्किल हो रहा है, काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। मैं समझता हूँ ये आईएसआई के ही जो गहरी डीप स्टेट है उसकी कोई चाल है। खासकर जब से पीस टॉक्स का मामला, सीज फायर के ऊपर जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो शांति आ गई है, अमेरिका के दबाव के यूएई के एम्बेसडर ने खास साफ बोला है कि हाँ साहब, मैंने जो है ये दोनों के बीच में मध्यस्थता करी है। तो इसके चलते आपको इससे जोड़ के देखना होगा, देन थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। सर हम ये देखते हैं कि सर जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगना होता है तो मार्शल लॉ लगाने से पहले जो है वो जमीन तैयार की जाती है फौज की तरफ से। जो भी गवर्नमेंट होती है इन पावर, पहले उसको उसके खिलाफ कंस्पिरेसी शुरू होती है, उनके खिलाफ धरने कराए जाते हैं, उनके खिलाफ दुनिया भर की चीजें जो है, महंगाई बढ़ाई जाती है, ताकि लोगों में उस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी इस तरीके की हो जाए कि जब फौज टेक ओवर करे तो लोग फिर वो ढोल ताशे नगाड़े लेकर के सड़कों पे आए। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह का मिसमैनेजमेंट है और लोग जो है सड़कों पे निकल करके एहतजाज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मार्शल लॉ लगाने की तैयारी, जिसकी ख्वाहिश जो है वो चीन की तरफ से भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज चीन को एक किसी फर्द से डिक्लेयर बातचीत करना, उनसे पॉलिसी मैटर्स डिस्कस करना उनको ज्यादा आसान लगता है, डील करना ज्यादा आसान लगता है, बनिस्बत कि वो एक फौज से अलग डील करते हैं, गवर्नमेंट से अलग डील करते हैं, मिनिस्ट्रीज से अलग डील करते हैं। आ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान जो है वो एक पपेट हैं, एक बिल्कुल मोहरे हैं फौज के। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं थे, वो हमेशा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। बाजवा साहब ने उनको सिलेक्ट किया, उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी।
यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, काफी बड़ा कोजी सिंड्रोम चल रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इमरान खान साहब बिल्कुल वो जैसे पाकिस्तान में मजाकिया तौर पे कहते हैं डिम द इम द डिम, जो है कि ये बहुत ही मंद बुद्धि वाले हैं, क्रिकेट खेलना आता है, शादियां खूब सारी करनी आती हैं, बाकी कुछ नहीं पता। और इसके चलते इनकी देश की इकोनॉमी का डिस्पाइट ऑल द गुड इंटेंशन भट्टा बैठ रहा है, तो ज्यादातर फौज की वजह से, क्योंकि खाने को है नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, उधार लेंगे लेकिन घी पिए। और सबसे जो कॉस्टली हथियार हैं इंडिया को, जो जिसकी इकोनॉमी 10 गुना बड़ी है इनसे, उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, उसको आउट कम्पीट करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की फौज। दो कौड़ी की परवाह नहीं कि लोग मर रहे हैं भूखों, आलू खाने को नहीं मिल रहे, गधे बेच रहे हैं, और बुरे हाल हैं, फटीचर हाल हैं मुल्क के। किसी भी टाइम इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। कर्जों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं। क्या कहते हैं, यूएई का पैसा वापस करने के लिए, सऊदी अरेबिया का पैसा वापस करने के लिए चीन से पैसा दे रहे हैं, चीन का पैसा वापस करने के लिए जो आईएमएफ है उसका पैसा उधार ले रहे हैं, शर्तें पे शर्तें लगी जा रही हैं, डेट सर्विसिंग बहुत भारी प्रॉब्लम हो रही है, कोलैप्स की तरफ ये इकोनॉमी जा रही है। तो अब जो पाकिस्तान की फौज है वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है एक डूबती हुई सरकार, और इसके लिए आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर पाकिस्तान की फौज जो है या तो इनको हटवाए, कोई और चेहरा सामने लाए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने एक सबक सीख लिया है, और वो सबक ये है कि डायरेक्ट रूल करने में सारी दुनिया बहुत चिढ़ जाती है, अमेरिका खफा हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा है कि हम जो है मुखौटा आगे रख के राज तो पाकिस्तान की फौज कर रही है। कोई इनके 75 सालों में से कोई 30 साल तो डायरेक्ट रूल किया है पाकिस्तान की फौज ने, बाकी 45 साल इनडायरेक्ट रूल किया है, मुखौटे आगे करके जो है इन्होंने राज किया है, पपेट मास्टर बन के। राज पाकिस्तान की फौज का है, इसमें कोई शक संदेह किसी को नहीं होना। हेलो। ये चीज देखी है कि बलूचिस्तान में बिना फौज की मर्जी के परिंदा पर नहीं मार सकता। और क्वेटा जो उसकी राजधानी है बलूचिस्तान की, वहां पे तो चप्पे चप्पे पे एफसी और पाकिस्तान आर्मी के लोग जो है वो तैनात रहते हैं, रेंजर्स होती है, और जो बलूचिस्तान की पुलिस है वो भी रहती है। लेकिन हमने देखा है कि जो सेरीना होटल में जो सर रात में सर जो ब्लास्ट हुआ, और ये बताया गया कि वो चाइनीज एम्बेसडर को टारगेट करने के लिए वो ब्लास्ट हुआ, और वो भी सरीना होटल जहां पे सारे डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स और मीडिया के लोग और डिप्लोमेट्स रुकते हैं, उस जगह पे इतना बड़ा मतलब 50 kg आरडीएक्स उसकी पार्किंग लॉट में पहुंच गया, और एम्बेसडर के आने से ठीक 5 मिनट पहले वो फट गया। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो पूरा का पूरा ये जो माहौल बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं पहली बात तो सर ये पॉसिबल कैसे है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी 50 किलो आरडीएक्स उस होटल की पार्किंग में पहुंचा कैसे? और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये तो नहीं कि फौज चाहती है कि चाइना को किसी तरीके से ये सिग्नल दिया जाए कि इंडिया जो है वो स्पॉइलर है, और इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइनीज जो फर्दर सपोर्ट है उसकी डिमांड की जाए? हमने याद है कि आईएसपीआर ने भी अभी 2-3 महीने पहले सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उन्होंने बताया था कि टीटीपी को किस तरह से इंडिया फंड कर रहा है, और टीटीपी ने ही जिम्मेदारी ली इस ब्लास्ट की भी। देखिए बात ऐसी है कि पाकिस्तान की फौज जो है, इनके बड़े शातिराना चालें चलती रहती है। नाम को तो अभी ये टोटल चीन के मोहरे हो गए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप से खफा हुआ। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद इनकी थोड़ी उम्मीद जगी है, इन्होंने जो बाइडेन साहब को नेशनल अपना अवार्ड दिया था, इत्यादि इत्यादि। और जो बाइडेन अब बिल्कुल वो भी अफगानिस्तान से एग्जिट करना चाहते हैं, उन्होंने डेट दे दी है 11 सितंबर की। और उसके चलते इनका फिर अमेरिका से साठगांठ बन रही।
लेकिन मेरा सोच ये है कि चीन के साथ ये बहुत गहरे और दूर जा चुके हैं, और चीन इनका सबसे बड़ा जो इस वक्त संरक्षण करता है। याद रहे पिछले साल जो चीन ने कार्रवाई करी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, उसका एक बड़ा मुद्दा था कि पाकिस्तान की फौज जो सहम गई थी बालाकोट के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, और उसने सारी हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया था, डर गई थी वो कि युद्ध भी छिड़ सकता है पूरा। तो उसको हौसला अफजाई करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए मैं हूं ना, मैं भी तो आके हिंदुस्तान को उसके पिछवाड़े में तंग कर सकता हूँ, लद्दाख में तंग कर सकता हूँ, तुम छेड़खानी जारी रखो कश्मीर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई साहब कि उल्टे चीन को, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने के देने पड़ गए। उसने सोचा था कि भारत की फौज छटपटा जाएगी, घबरा जाएगी, सहम जाएगी, और चीन की दादागिरी, वर्चस्व कायम हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं हुआ। भारत की फौज ने टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर चाइना को ईस्ट लद्दाख में मैच कर दिया। गलवान में झड़प हुई, उनके अगर हमारे 20 शहीद हुए तो उनके कोई 45 शहीद हुए हैं। और उसके अलावा फिर हमने जो पंगोंग त्सो के इलाके में, साउथ पंगोंग त्सो में जाके पूरी कैलाश रेंज पकड़ ली, और चीन हक्का बक्का रहे। तब से चीन भी हिल गया है कि इतना आसान नहीं है, और वो भी भारत के साथ वो थोड़ा नरम पड़ता हुआ पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है। तो ये जो शातिर दिमाग है आईएसआई में इनके, बड़े ही, बहुत ही, बहुत ही चतुर, ये आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि उन्होंने इसको होने दिया या स्टेज करने में मदद करी है, ताकि चीन को फिर बौखलाया जाए भारत के पर खिलाफ, और ये संकेत दिया जाए कि कुछ करो, जरा भारत वर्ष पे दबाव डालो। आई वुड नॉट बी सरप्राइज। कि जो बाइडेन जो है वो एक तरीके से डोनाल्ड 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 ट्रंप की जो पॉलिसी थी विड्रॉल की अफगानिस्तान से, उसको ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, व्हाट डू यू थिंक कि जब अफगानिस्तान से सर जब ये अमेरिकन फोर्सेस जाएंगी, तो कहीं ये इसका इसका इम्प्लीकेशन हमारे इस पूरे रीजन के ऊपर क्या पड़ेगा, खासतौर पे भारत पे? और दूसरी चीज, क्या ये जो टेरर कैंप्स जो हमने देखा था कि 90s के दौर में जिस तरह से जो अफगान मुजाहिदीन आया करते थे कश्मीर में एलओसी के ऊपर, वो दौर भी दोबारा शुरू होने की कोई संभावना को आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल शरेआम देखते हैं साहब। देखिए, एक जमाना था जबकि कोई 35% जो भी टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे थे, फॉरेन टेररिस्ट, जम्मू कश्मीर में, वो या तो अफगानिस्तान से आए थे या अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके आए। ठीक है साहब, वो फॉरेन ओरिजिन के, वो 35 से 40% वहां के अफगानिस्तान के लोग थे। तो भारत वर्ष की सिक्योरिटी पे तो बहुत डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है ऐसे किसी भी चीज का। इसीलिए हम लोग अमेरिका को कह रहे थे कि बगैर कार्य खत्म किए आप वहां से जाएं तो ठीक नहीं होगा पूरे रीजन के। ठीक है साहब। और उसके चलते अभी भी देखिए तालिबान ने और ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं, इन्होंने प्रोपागेंडा जीत का डंका बजाना शुरू कर दिया है। और ये कि अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया, ये बोलना शुरू कर दिया है। ये एक सुपर पावर की इमेज के बरखिलाफ जाता है। दूसरी चीज मेरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन रैशनल था अफगानिस्तान से विड्रॉ करने का, अफगानिस्तान की लड़ाई जहां उनके $2 ट्रिलियन खर्चा हो चुके हैं, और उनके कोई 3,000 के ऊपर सिपाही शहीद हो चुके हैं, तो वो चाहते थे कि इसको बंद किया जाए, ये फालतू फ्रंट, और टोटल चीन के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। मैं अमेरिका के स्ट्रेटेजिस्ट को, फौज को केवल एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जनाब, अगर आप चीन से आपका, आप जो है कंपटीशन करना चाहते हैं, चीन को कंटेन करना चाहते हैं, तो चीन के शिनजियांग प्रांत में अगर आपने कुछ भी करना है तो उसके लिए आपका अफगानिस्तान में होना जरूरी है। अगर अमेरिका ने रूस के खिलाफ सेंट्रल एशिया में दबाव डालना है तो अफगानिस्तान में होना जरूरी है।
किस बिना पे वो इसको, ये जो उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हासिल की हुई थी अफगानिस्तान में, और जो चीन के खिलाफ भी है, रूस के खिलाफ भी उतनी ही कारगर है, उसको वो क्या सोच के छोड़ रहे हैं, ये तो हमें समझ नहीं आया। लेकिन यकीनन इससे अमेरिका को प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, और रीजन के ऊपर तो बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहां आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एक तो पाकिस्तान उसको फिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान फिल करना मतलब सारे ट्रेनिंग कैंप को बाहर डाल, और वो फिर जिस तरह उसने पूरे दक्षिण एशिया को संक्रमित किया हुआ था, कभी भारतवर्ष में हस्तक्षेप, जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप, कभी नेपाल में, कभी श्रीलंका में, कभी बांग्लादेश में टेररिस्ट इंसिडेंट, ये फिर शुरू हो जाएंगे और हमको इसकी भारी कीमत देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं हमको प्रोएक्टिव पॉलिसी अख्तियार करनी होगी। हमारा ताजिकिस्तान में जो एयर बेस था उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमारे अफगानिस्तान के जरिए तालिबान हमको कोई तंग करने की कोशिश करती है, हमको एकदम आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए बालाकोट जैसी स्ट्राइक तालिबान के ऊपर करने की क्षमता होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। सर हमने ये भी देखा है कि जो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हुई या उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये एक रिएक्शनरी स्ट्राइक थी। इसमें हमने पहले इंतजार किया कि कोई आतंकी हमला हो। उस आतंकी हमले के बाद हमने फिर उरी की, और फिर के बाद फिर बालाकोट की हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। तो सर क्या हमको प्रोएक्टिव नहीं होने की आवश्यकता है कि हम, जैसा कि अभी हमारे करंट आर्मी चीफ ने भी बताया कि बालाकोट का जो टेररिस्ट कैंप था वो दोबारा से ऑपरेशनलाइज हो गया है, खुद आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट थी। तो क्या हमको प्रोएक्टिव होकर के इन जगहों पे, इन टेररिस्ट सेंटर्स पे हमें स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल प्रोएक्टिव ही तरीका है। लेकिन जहां एक और न्यूक्लियर आर्म्ड पावर का सवाल है, और आप उसकी इलाके में जाके टेरर स्ट्राइक करना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाकर टेरर स्ट्राइक, काउंटर टेरर स्ट्राइक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनिवार्य है कि जो माहौल है डिप्लोमेटिक, उसको आपको शेप करना पड़ेगा। और उसको शेप करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप स्ट्राइक का इंतजार करें और फिर जोरदार पलटवार करें। उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं एज हॉट परस्यूट, जो कि इंटरनेशनल लॉ आपको इजाजत देता है। तो वो आपका जो जस्ट वॉर पैराडाइम है कि वॉर शुड बी जस्ट नॉट ओनली इन इट्स ओरिजिन बट ऑल्सो इन इट्स वे ऑफ कंडक्ट, तो उसके लिए शायद कई बार एडवांटेजेस हो जाता है डिप्लोमेटिक तौर पे कि आप स्ट्राइक होने दें ताकि दुनिया को विदित हो जाए कि क्या आपका दुश्मन कर रहा है, और फिर आप उसको पलटवार करें तो सारी दुनिया ने आपको सहयोग, द होल वर्ल्ड हैड सपोर्टेड अस इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बाकी चीन बीन भी चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन अगर आप बगैर ठोस सबूत के आप प्रिएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इंडिया पाकिस्तान डायड में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर अफगानिस्तान से तालिबान करती है तो आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं, आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं। और नॉर्मली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाती है, सबसे बेस्ट काउंटर टेररिस्ट कैंपेन वो होता है जो कि दुश्मन का वार होने ही ना, वार होने के पहले ही ध्वस्त कर, जिस तरह भूत कर। सर हमने ये भी देखा है कि रिसेंटली हमारा जो इंटरनल फ्रंट है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का, जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत सारे इलीगल एलियंस, मैं तो उनको रेफ्यूजीज नहीं बोलता हूं, बिकॉज रेफ्यूजी तो वो हैं जिनको हमने इंडिया में रेफ्यूज दिया हो। ये तो इलीगल एलियंस है, चाहे वो रोहिंग्याज हो, चाहे इलीगल बांग्लादेशीज हो। सर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन करके हमारे यहाँ पे उभरा है। और एक जो रेडिकलाइजेशन की जो पूरी लहर है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की इस पूरे साउथ एशियन रीजन में, हमने देखा है कि ये बहुत बड़ी है। श्रीलंका जैसी कंट्रीज भी इसका विक्टिम्स बनने शुरू हो गए। हमने देखा है कि वहां पे भी जो है टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं। तो सर इन चीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इंडिया को कोई मैकेनिज्म इस तरह का बनाना है? चाहे सीए एनआरसी भी हम देख रहे हैं, जब उनको लाने की बात होती है तो इस देश में राइट्स होते हैं फ्रॉम
मतलब फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी हम देखते हैं, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हर एक शहर, हर एक जिला जो है वो राइट्स की जद में आ जाता है। तो सर ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, और सर इसका कोई मैकेनिज्म क्या हमको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? देखिए साहब, ये काफी खास उभर कर आया था जब ये रॉयट्स हुई थी, और खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप भारतवर्ष में आए थे। उस वक्त दिल्ली नेशनल कैपिटल में इतने पैमाने पे रॉयट्स करते ना, ये बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल था हमारे लिए, वेकअप कॉल थी हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन उसके बाद काफी हरकत हुई है। मैं नहीं समझता कि हम लोग भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हैं, और काफी हरकत हुई है। और ये जो इंडियन पॉपुलर फ्रंट वगैरह जो ये तमाशे शुरू कर रहे थे, इसके ऊपर थोड़ा काफी जो है पंजा कसा गया है। और सबसे ज्यादा हमको वरी करने की जरूरत है ये रोहिंग्या। ये जन्मजात के तस्कर हैं, ये आर्म स्मगलर हैं, टेररिस्ट हैं, और ये क्या कहते हैं, नारकोटिक्स की स्मगलिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराते हैं। क्रिमिनल ट्राइब है तकरीबन ये म्यांमार की। वहां के बौद्धों का नाक में दम किया हुआ है, तभी तो पाक वहां की जो म्यांमार की फौज है उसने पलटवार किया और उनको खदेड़ा बाहर। अब ये हमारे लिए सरदर्द बन गए हैं। अच्छा साहब, देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता, ये मुसलमान हैं और ये कहते हैं कि हमको रिफ्यूज चाहिए, हमको परसिक्यूट किया जा रहा है, तो उस देशों में क्यों नहीं जाते? तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरेट, वहां क्यों नहीं जाते? वहां इनको पनाह क्यों नहीं दी जाती? ये भारतवर्ष में ही क्यों आना चाहते? और भारतवर्ष में आके साहब, ये मुंबई में जाके जो हमारा शहीद स्मारक है उसकी तोड़फोड़ कर, ये जम्मू कश्मीर में बसना चाहते ऑफ ऑल द ब्लडी प्लेसेस, और इनको जम्मू कश्मीर में बसाया गया आर्मी के सुंजवा कैंप के साथ, ताकि ये टेररिस्ट अटैक फैसिलिटेट करे, रेक्टी फैसिलिटेट कराएं। कौन पागल सरकार ऐसी चीजों को बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन हैरत की बात यह है कि यूपीए के टाइम में ये बर्दाश्त किया गया नहीं, एनकरेज किया गया कि किसी तरह डेमोग्राफी बदली जाए, इलेक्टोरल एडवांटेज आए, और पता नहीं न जाने क्या मंशा लेके ये पागलपना हाराकिरी लोग करने पे लगे हुए हैं। रोहिंग्यास को तो बिल्कुल खदेड़ के बाहर करना चाहिए। और जहां तक बांग्लादेश है, वहां की सरकार हमसे कोऑपरेट कर रही है, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं जिन पे हमको नजर रखनी हो। सबसे ज्यादा खतरा एक हमको इस वक्त चिंता जो है वो लग रही है आपके माओइस्ट। हर साल छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा के इलाके से ये इनकी माओइस्ट बटालियन निकलती हैं और 30, 40, 50 मार डालती हैं, कभी 75 मार डालती हैं। सारे हथियार चले जाते हैं, लेटेस्ट जो पुलिस ने खरीदे होते हैं। ये साहब अब बहुत चिंता का विषय बन रहा है। ये आई एम वेरी सॉरी टू से, काफी बेचारों ने अच्छा काम किया है, कोबरा वगैरह बड़ी बहादुरी दिखाई है, बट मैं नहीं समझता कि ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से, ट्रेनिंग के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशनल ईथॉस के लिहाज से सीआरपीएफ वगैरह इसके लिए इक्विप्ड हैं टू डील विद द माओइस्ट इन डेंस जंगल टेरेन। मैं समझता हूं कि पहले तो हम नहीं चाहते थे कि फौज को अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से इतना दूर हटा के इतना गहरे हमारे देश के हार्ट में लगाया जाए, हार्टलैंड में लगाया जाए, वो रिमलैंड में होनी चाहिए। लेकिन हर साल जो ये तमाशा चले जा रहा है, अब 13 साल हो गए साहब, लगातार बस वही हालत। तकरीबन थोड़ी सी बेहतर अगर मार्जिनल एरिया में हुई है, जहां तक दांतेवाड़ा का सवाल है वहीं की वही। तो वहां मेरा ख्याल हमको अपने स्पेशल फोर्सेस का, एयर पावर का, अटैक हेलीकॉप्टर्स का, आर्टिलरी का इस्तेमाल करके करारी चोट लगानी चाहिए। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश अपने अपने हार्टलैंड में 300-400 की स्ट्रेंथ में टेररिस्ट घूम रहे हैं, मन चाहे वो राज उनका बना हुआ है, एरिया आपने सीड कर दिया है, ये तो सब कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर इस पे काबू पा सकती कोबरा वगैरह तो अभी तक पा लिया होता था। अभी तक ये हो नहीं पाया, हर साल हमको कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मैं समझता हूं कि
प्रैक्टिकल काम ये है कि हम आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स के फाइटर्स और ये लगा के इन पे करारी चोट पहुंचाए, टेम्पररी ऑपरेशन करें, फिर कोबरा टेक ओवर कर सकती है ऑपरेशन। बात कही है कि आर्मी को इस्तेमाल करना चाहिए हैवी आर्टिलरी वगैरह। आज सुबह की खबर है कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। इस मतलब ये एक एलिजेड आर्गुमेंट है जो कि हमने सुना कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और उसके ऊपर माओइस्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए जा रहे हैं और हमारे ऊपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत सारे अभी तो और इंटेलेक्चुअल्स जो ज्यादा। कि यहाँ पे। जी सर। हाँ सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए तो बहुत बहुत बोलिए। सारे इंटेलेक्चुअल्स जो दिल्ली और हैदराबाद और बॉम्बे और तमिलनाडु में बैठे हैं, बंगाल में, वो हाय तौबा मचा रहे हैं सुबह से कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने लोगों के ऊपर ड्रोन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर जहां पे इस तरह का माहौल हो, जहां पे पूरी लिबरल ब्रिगेड खड़ी हो जाए इस देश के अंदर उस चीज के खिलाफ, तो वहां पे सर हैवी आर्टिलरी और स्पेशल फोर्सेस वगैरह को तो सर तस्वुर करना भी एक गुनाह बना दिया जाता है हमारे यहाँ देश में। नहीं नहीं, तो क्यों? मतलब राज कौन कर रहा है इस देश के ऊपर? ये लेफ्टिस्ट लिबरल राज तो हमारी सरकार कर रही है ना साहब। जो देश हित में है वो हमारी सरकार को करना अनिवार्य है। ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल तबका है जो कवरिंग फायर देते हैं माओइस्ट का, वो फैसिलिटेट करते हैं इनके ऑपरेशन। अब वक्त आ गया है कि इन अर्बन नक्सल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ना केवल ड्रोन, मैं कह रहा हूं एयर पावर और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारी चोट पहुंचाने की जरूरत है। ये रोना चाहते हैं, आसमान को रोएं। जो हमारे जवान मार रहे हैं वो क्या उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? ये क्या तमाशा है? और हम लोग उनकी ज्यादा सुनेंगे। मतलब देश का राज हमने सौंप दिया है लेफ्टिस्ट लिबरल, ये जो है ये देशद्रोही, जो कि जेएनयू में, हैदराबाद में और दाएं बाएं जो भरे हुए हैं, ये सब इनकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे। और इनकी चैं चैं चिल्लकाओं से क्या मतलब? देश अपना सुरक्षा कवच नीचे कर देगा, मार खाने को हो जाएगा, वो भी आजीवन, एड इंफिनिटम करते रहो ऑपरेट, 300 के ग्रुप में ऑपरेट करो। ये कोई मजाक है क्या साहब? हमारी देश की सॉवरेनिटी है या मजाक है? हम पाकिस्तान को कहते हैं कि तुम्हारा एरिया कंट्रोल में नहीं, हम कंट्रोल करें आके क्या? तो आप अपना एरिया क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? लगाओ मार। अरे जो जो लोगों को, बेचारे सिपाहियों की जान ले रहा है हर साल, 30 35 40 75 मारे थे एक में। हर एक वो स्ट्राइक होती है, हथियार चले जाते हैं हमारे, और ये हथियार जाते हैं माओइस्ट को। अब लेटेस्ट हथियार कोबरा के लिए आप खरीदो और वो जाए माओइस्ट को, तो ये तो देश का बड़ा भारी नुकसान, डबल नुकसान है ना। क्वाइट क्लियरली कुछ खामियां हैं इस फोर्स में अभी भी। इनकी ट्रेनिंग में वो कहते हैं आईपीएस के सीनियर अफसर आके लीड नहीं करते, तो दिल्ली में बैठे कहीं और बैठे वो लोग ऑपरेशन प्लान करते हैं। इंटेलिजेंस ठीक है नहीं। तो हमारे पास सैटेलाइट हैं, ड्रोन हैं, सब कुछ है, क्यों ना उन सब का इस्तेमाल करके इनके अच्छी मार लगाई, अच्छी खासी मार, ताकि इनको हिमाकत ना हो सरकार के खिलाफ बगावत करने की, हथियार उठा के हमारे लोगों को, सिविलियंस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मारने। ये तो हद से ज्यादा हो रहा है था। और ये 13 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। हाउ लॉन्ग कैन यू टॉलरेट दिस? अभी तक हमने पलटवार नहीं किया है। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही कि हम किस तरह इसको सह सकते हैं कि थूका है चाट लो, हजम करो और चलते चलो, सिर दीवा करो और बेचारे जवानों को मराते चलो। दैट्स नॉट ऑन। आप हिट बैक करिए। अगर हमारे 35 गए हैं, इनके 350 जाने, और जल्द से जल्द, ताकि पता चले कॉज इफेक्ट चेंज। अब ये राज भारतवर्ष पे जेएनयू वालों का हो गया है, कब से हुआ है मुझे नहीं मालूम। कौन सी इलेक्शन जीत के वो दिल्ली के राजे हो गए हैं, मैं नहीं जानता। तो ये बकवास है कि साहब वो चिल्लाएंगे, क्यों? जेल के पीछे करो, जहां उनकी जगह है देशद्रोहियों को सपोर्ट देने की, कवरिंग फायर देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए उनके ऑपरेशन। बहुत तमाशा हो गया साहब। वी कांट सफर दिस। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश जिसको टॉलरेट नहीं कर सकता।
सर हमने ये भी देखा है कि इस पूरे जो ये पूरा प्रकरण होता है, कोई भी आंदोलन हो इस देश में, कोई भी जो इंटरनल समस्या होती है, उसका कारण कोई भी हो, आंदोलन कहीं भी हो, पार्टिसिपेंट्स और उसको एंडोर्स करने वाले लोग वही सेम होते हैं, वही 10-15 चेहरे हैं जिनको आजकल आंदोलन जीवी भी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं भी कोई भी आंदोलन हो उसमें उसको लीड कर रहे होते हैं, उसकी मैनेजमेंट देखने वाले सेम होते हैं। और चाहे वो पीएफआई का अगेंस्ट अगर आप एक्शन लेते हैं तो भी यही लोग सामने आते हैं, सीए एनआरसी को सपोर्ट करने भी वही लोग आते हैं। अभी रिसेंटली जो एक किसान आंदोलन के नाम पे सर जो एक पूरा आंदोलन खड़ा किया गया, उसमें भी वही सेम लोग थे। तो सर ये जो ये जो पूरी लॉबी है, आखिर इनको आप काउंटर करेंगे कैसे? ये सवाल बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आखिर आप इनको कैसे काउंटर करेंगे? हर जगह पे यही लोग होते हैं और ये कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे खड़े हो जाते हैं, और इनकी जो लॉबिंग है वो ग्लोबल लेवल पे है। इनको ही सारे के सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, चाहे वो मैग्सेसे अवार्ड हो, चाहे वो पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज हो, चाहे वो कोई भी अवार्ड हो जो वेस्ट बेस्ड अवार्ड्स होते हैं, वो सारे इनको ही मिलते हैं। इनको लेजिटिमेसी वेस्ट से आती है, चाइना से और अमेरिका रशिया से नहीं आती। तो सर ये इसको सर आप किस बिल्कुल। तरीके से देखते हैं? देखिए साहब, कहा जा रहा है कि अमेरिका के एक सरकरे बिलियनर हैं, जॉर्ज सोरेस। सोरेस जो है, उसने $1 बिलियन का फंड लगाया है कि भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज कर। पैसे देने की कोई कमी नहीं है, पैसे देने वालों की। और जो अपने को हमारा सबसे बड़ा दोस्त बताते हैं, जो कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर चीन से लड़ो, आप हमारे लिए चीन को आड़े हाथ लो, वही हमारी सेंग लगा के हमारे देश में अराजकता फैला रहे हैं। वही मियाँ फैरो और जैसी ये फॉरेन स्टार्स को इनके सपोर्ट में ला रहे हैं, जो कि उपद्रवी, जिन्होंने लाल किले के ऊपर हमला किया। तो साहब देखिए, ये एक जो है प्रोफेशनल तबका है, जिसका काम है कि हम इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, लेकिन हम सरकार का तख्ता जरूर पलट करके छोड़ेंगे। और अपनी चिल्ला चिल्ला के मतलब हमारी लंग पावर इतनी ज्यादा है और दुनिया भर में सपोर्ट है अमेरिका का, लेफ्टिस्ट लिबरल का, उसके जरिए चर्च का, किसका किसका। हम तो आपको तख्ता पलट करके छोड़ेंगे। आप इलेक्शन में चाहे इलेक्शन जीती हो, जितने भी मतों से जीती हो, जितने भी सीटों से जीती हो, हम आपको उखाड़। तो साहब फिर आप अगर उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, इतने आसानी से आप अपना लेजिटिमेसी सरेंडर कर देना चाहते हैं, तो फिर हु कैन सेव? यू हैव टू गेट टफ। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और अच्छा खासा एक्शन होना चाहिए। चीन तो नहीं बख्शता ऐसे लोगों को। क्या हाल किया है शिनजांग में दुनिया जानती है, क्या हाल किया है हांगकांग में दुनिया जानती है। हम उस हद तक ना जाएं, लेकिन कम से कम हम अंकुश तो लगाएं। ये ललल्ला थोड़ी ना हो सकता है। दिस कांट बी मेड इनटू लाला लैंड गवर्न्ड बाय some leftist so-called liberal traitors from JNU and Hyderabad and वो कलकत्ता के पास भी एक यूनिवर्सिटी है, जादवपुर। तो ये तो आपके देश की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है ना साहब। तो इसको रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का दर्जा किसने दिया? ये मेरा सवाल। जब हम ये देखते हैं कि इन इस तरह के तत्वों के खिलाफ जब कार्रवाई की बात आप करते हैं, या आपसे सहमत रहने वाले लोग करते हैं और कहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में भेजना चाहिए, तो ये बात कही जाती है कि हम डेमोक्रेसी हैं, हम सोवियत यूनियन नहीं है, हम चाइना नहीं है, और ये जो है कि ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक खतरा है, और ये जो है कि फासिज्म आ गया है इस देश के अंदर। तो सर ये फासिज्म जो है, या ये जो मतलब इस तरह की जो चीजें, इस तरह के टर्म्स के साथ आपको एसोसिएट किया जाता है, तो इसमें सर दो चीजें निकल के सामने आती हैं। पहली ये कि जहां पे ये कम्युनिस्ट खुद रूल करते हैं, क्या वो वहां पे उस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म या इस तरह का कोई भी फ्रीडम वो अपनी सिटीजन्स को देते हैं? चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे क्यूबा हो, कहीं नहीं देते। लेकिन हर उस चीज की डिमांड ये इंडिया में करते हैं जहां पे ये चीजें उनको मिलती हैं। दूसरा सर सवाल ये है कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और ग्लोबल लेवल पे जो एक बैकलैश क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, डू यू थिंक कि हमको इसके लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए? नहीं नहीं साहब, अगर आपने अभी तक क्यों नहीं की है? ये कोई नई चीज है क्या?
जब से ये देश आजाद हुआ था तब से ये तमाशा तकरीबन इन लोगों ने शुरू कर दिया। नस्लवाद 67 में उभरा था ना पहले। और सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल, बहुत जायज ऑब्जर्वेशन है आपकी। स्टालिन ने क्या किया सोवियत संघ में? गुलाग भर दिए, करोड़ों लाखों लोगों को जाके मार दिया वहां की ठंड में, स्लेव लेबर कैंप्स में। माओ ने क्या किया? 35 मिलियन चीनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था, मौत के घाट उतार दिया। आप वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात ही भूल जाएं। और वो आपको यूजफुल इडियट समझते हैं कि जो प्रजातंत्र की, वो हर एक प्रजातंत्र की फ्रीडम का इस्तेमाल करके आपको तख्ता पलटने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर फ्रीडम का मिसयूज करने की वो जंग में लगे हुए कि आपको तो हम मार के छोड़ेंगे, आप ही की फ्रीडम इस्तेमाल करें। अब ऐसों के जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप सरकार के खिलाफ हथियार उठाएं, आप लाशें गिराएं, खून बहाएं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कतई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ग्रांट नहीं। लिमिटेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, और सेडिशन के लॉज हैं, वो भी आपके कानून का हिस्सा है। आप कानून का इस्तेमाल करिए। हमें किसी ने ये नहीं कहा कि आप गैर कानूनी हो जाएं। आप कानून के दायरे में चलकर भी अपना काम कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। ये अनयूजुअल डिफेंसिव में आ जाना, ये गिल्ट कॉम्प्लेक्स आ जाना, ये तो साहब ये घातक सिद्ध होगा आप, कि आप अपनी डेमोक्रेसी को खत्म करवा लें। और अगर ये आते हैं तो आपको डेमोक्रेसी देंगे, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे। वो माविस अदालत क्या क्या है तरीका? इसको 6 इंच छोटा कर दो, मतलब गला रेत दो इसका, ये आपको मिलेगा। बड़े आतुर हो रहे हैं आप इसके लिए। साहब ये पागलपना है, ये बीमारी है, एक खास भारतीय बीमारी कि मैं तो अहिंसा वाला हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी एक गाल पे थप्पड़ मारे मैं दूसरी गाल आगे करूंगा, तो खाओ मार, कराओ अपनी बेइज्जती पूरी दुनिया भर में। क्या तमाशा है? 300 की पलटने माओइस्ट आपके इलाके में घूम रही है। जब मैं जम्मू कश्मीर में था, मैंने 7 से बड़ा ग्रुप नहीं देखा। वहां भी 30 साल युद्ध चला है, 7 से बड़ा ग्रुप नहीं देखा। और जब आता था, खबर आती थी, मैं हेलीकॉप्टर लेके खुद पहुंच जाता। यहाँ तो साहब 300 के लफंडर की तरह घूम रहे हैं। आज 30 मार रहे हैं, कल 35 मार रहे हैं, चौथे मार रहे हैं। आप बड़े खुश होते हैं कि तब, हाँ, वो ऑफेंसिव जो मार्च से मई तक होता है वो खत्म हो गया। अब अगले साल देखेंगे 35, अगले साल और मरवा लेंगे, थोड़ी देर चैंचैं होगी, फिर चुप हो जाएंगे। क्या बकवास है! मतलब आपको जानों की कोई परवाह नहीं, वो बेचारे जवान। आपको बदला लेना चाहिए उनका। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग गवर्नमेंट ये थूका चाटेगी ऐसे माओइस्ट कुत्तों का? देशद्रोही गद्दार, इनके खिलाफ तो कड़े से कड़ा एक्शन और जल्द से जल्द होना चाहिए। कोरोना वायरस में आके हम बिल्कुल पैरालाइज से होके लग गए, अभी तक हमारा पलटवार हो जाना चाहिए। और अभी भी मुझे उम्मीद है कि होगा, होना पड़ेगा। अब नहीं इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते कि अब अगले साल देखेंगे, अगले साल 35-40 और मरवा लेंगे, तब तक लोग भूल गए हो। क्या है ये? कोई तरीका है? आपके जवान हैं, आपके उनकी फैमिलीज हैं, अनाथ हो गए वो बच्चे, रो रहे हैं वो माता पिता, उनकी वाइफ्स, उनके ये, और आप हम हाथ पे हाथ धर के बैठे और अपील की जा रही है कि हमारे आदमी को छोड़ दो, छोड़ दो। हम हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं। क्या है ये? दूसरी सरकार क्यों है हमारे देश? किसने सिलेक्ट किया, किसने इलेक्ट किया इस माओइस्ट? इसके खिलाफ ये तो आस्तीन का सांप, जल्द से जल्द इसका सर कुचलना चाहिए। और आचार्य चाणक्य कह गए, बाहर का दुश्मन और अंदर घर में घूमता सांप। सबसे पहले जो सांप घर में घूम रहा है उसका सर कुचलना चाहिए, फिर आप बाहर वाले लठबाज से डील करो। ये सर एक लास्ट ये क्वेश्चन है सर मेरा, कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी सीआरपीएफ ऑफिसर से
जो कि वहां पे पोस्टेड होता है, या किसी भी पुलिस ऑफिसर से भी बात करते हैं जो कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए हमें कई बार तो ऐसा होता है कि हमें मालूम होता है कि वहां पे फला गांव में फला नक्सली जो है वो बैठा है, लेकिन हम उसको मारते इसलिए नहीं है कि हमें 10 बार सोचना पड़ता है मारने से पहले कि अगर आज हम इसका एनकाउंटर कर देते हैं, आज हम इसको मार देते हैं, तो दिल्ली से जो है वो लाल बिंदी गैंग के लोग चलेंगे और वो यहाँ पे आकर के इतने केसेस लाद देते हैं हमारे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के लोकल कोर्ट्स तक, कि एक तो हमारा करियर खराब होता है कि हमारी प्रमोशंस रुक जाती हैं, दूसरा हम इतना कोर्ट कचहरी करना पड़ता है कि हम परेशान हो जाते हैं, ट्राइबल एक्ट लग जाते हैं उनके ऊपर और दुनिया भर के और दूसरे एक्ट लग जाते हैं। तो सर क्या इसके लिए अभी हमको कुछ कानून साजी करने की जरूरत नहीं है? डू वी एक्चुअली नीड टू रिविजिट एंड मेक न्यू लॉज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल? यू हैव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर ट्रूप्स ऑपरेटिंग है, और वहां पे रिक्विजिट कानूनन इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास कितने सारे ये एक्ट हैं, एंटी टेररिज्म के बरखिलाफ और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वगैरह, जिसके तहत आप काम कर सकते हैं। अगर ऐसे चलते तो साहब ना कश्मीर में ऑपरेशन हो सकते थे, ना नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हो सकते थे, कहीं हमने फौज भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती। वी हैव टू बी एबल टू फाइट। पुलिस वाले क्या मतलब कानून उनसे अच्छा कौन जानता, उनसे अच्छा कौन जानता है कानून? और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना इन अर्बन नक्सलाइट को घातक सिद्ध होगा, आपको घातक सिद्ध होगा। अगर वो इतना डरा सकते हैं आपके सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को और पुलिस, तो फिर तो साहब रह क्या गया, फिर तो उनकी फतह है, फिर तो राज वो बगैर इलेक्शन जीते राज कर रहे हैं। वी हैव टू कॉल अ हॉल्ट टू दिस नॉनसेंस, एंड द अर्लियर द बेटर। ये तमाशा हमेशा हमेशा के लिए चलने नहीं दिया जा सकता। 13 साल से तो हम देख, जब मैं रिटायर हुआ था साहब, मुझे ऑफर किया गया था कि आप छत्तीसगढ़ में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे जाएं, तो मैं वहां गया स्टडी ग्रुप के साथ। मैंने कोई हफ्ता लगाया था, सब जगह मैंने देखी, और उस वक्त मैंने जो निरंजन साहब थे, चितरंजन साहब, मैंने उनको बोल दिया था कि साहब ये पुलिस के बूते की बात नहीं, आपको लिमिटेड टाइम के लिए आर्मी को लाना पड़ेगा। ये मैंने आज से 13 साल पहले, और बिल्कुल वही है साहब। आप अपनी कोई रोड ओपनिंग करते नहीं, जो आपकी सीआरपीएफ की बटालियन हैं, सिवाय कोबरा के, वो बटालियन के तौर पे ऑपरेट नहीं करती, कंपनी के तौर पे ऑपरेट करती है। बटालियन कमांडर सहारनपुर में है और कंपनियां छत्तीसगढ़ में हैं, ये कैसे हो सकता है साहब? और छोटे जूनियर रैंक के अफसर जाते हैं, आईपीएस के लोग वो एम्बेसडर कार जहां जाती है वहां तक ही जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना साहब। मैं जब हम लोग थे एज कर्नल तो खुद पर्सनली ऑपरेशन लीड करते थे, एज ब्रिगेड कमांडर मैंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, जीओसी तक मैं ऑपरेशन के अंदर घुस गया। आपको थोड़ा कल्चर चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूँ कल्चर चेंज में बहुत टाइम लगता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ईथॉस कल्चर, और वो पुलिसिंग के लिए बने, वो फौजी काम करने के लिए नहीं बने। घने जंगलों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन पूरी दुनिया भर में केवल फौज कर। अगर फौज को यहाँ नहीं लगाया गया था तो उसकी रीजन ये था कि फौज को बॉर्डर से इतना दूर हटा के नहीं लाना चाहते थे, ताकि जब जरूरत पड़े तो बहुत टाइम लगे उनका पाकिस्तान के बॉर्डर या चीन के बॉर्डर पहुंचने। लेकिन अब मेरे ख्याल में सोच रहा हूं कि अब हमको हमारी उम्मीद थी कि कोबरा वगैरह जो फोर्स बने हैं नए, ये हैंडल कर लें, लेकिन अभी तक आई एम वेरी सॉरी टू स्टेट वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। लिमिटेशन है ट्रेनिंग की, ऑपरेशनल ईथॉस की, ऑर्गेनाइजेशन की, जिनके मद्देनजर रखते हुए आपको टेम्पररी तौर पे फौज का इस्तेमाल शायद करना अब अनिवार्य होता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड आई होप कि सर हमारे जो व्यूअर्स हैं सर, उनके लिए सर आप फ्यूचर में भी आते रहेंगे, एंड आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे थैंक को यू। इसका आपको लिंक भेज देना।